रूपधर की यात्राएं। ट्रॉय युद्ध से ग्रीकों के वापस आ जाने के बाद अफवाहें फैली कि रूपधर की मृत्यु हो गई। इथाका के आसपास के द्वीपों के 112 राजकुमार रूपधर के घर आ बैठे। वे सबके सब चाहते थे कि जैसे भी हो रूपधर की पत्नी पद्ममुखी से शादी करे और राजा बन जाए। हर एक का यही आशय था। धीरमती अभी अभी यौवन में प्रवेश कर रहा था। जब वह शिशु था तभी रूपधर युद्ध क्षेत्र में जा चुका था, इसलिए वह अपने पिता को बिल्कुल जानता नहीं था। किंतु वह अपने पिता को देखने के लिए बहुत ही लालायित था। बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब उसने देखा कि पिता के बारे में कोई खबर नहीं है तो बहुत ही चिंतित हुआ और सोचा, अगर खबर मिल जाए कि पिताजी चल बसे तो अच्छा होता। माँ किसी से शादी कर लेती। सब राजकुमार धीरमती को असमर्थ मानकर उसी के घर में रहने लगे। वे रूपधर के पशुओं को मारते और खाते, शराब पीते और शोरगुल मचाते रहते थे। नशे में चिल्लाते रहते कि पद्ममुखी मेरी पत्नी है। धीरमती की समझ में नहीं आया कि इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ, घर से कैसे भगाऊँ। पद्ममुखी का दृढ़ विश्वास है कि उसका पति अवश्य ही लौट आएगा। ज्योतिष द्वारा उसे मालूम भी हो गया कि उसका पति जीवित है और लौट कर आएगा। इसलिए दूसरी शादी करने से उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसको चाहने वाले राजकुमारों ने यह कहकर उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारा पति मर चुका है, शादी कर लो। उनसे बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा। उसने उनसे कहा, मैं अपने ससुर के शव को ढकने के लिए एक कपड़ा बुन रही हूँ। यह काम पूरा होते ही मैं शादी करूँगी। राजकुमारों ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। तब से पद्ममुखी दिन भर कपड़ा बुनने के काम में लगी रहती और रात के समय उसे खोलती जाती। 3 सालों तक ऐसा ही होता रहा। एक दिन राजकुमारों ने जान ही लिया कि वह उन्हें धोखा दे रही है। तब से उनका दबाव बढ़ता गया। वे उसे व्यंग्य बाणों से सताने लगे। यह हद से बढ़ गया। धीरमती अपनी ही आंखों के सामने होते हुए इस अन्याय को सह नहीं सका। उसने खूब सोच विचार कर निर्णय लिया। कैलाश जाकर नवद्योत से मिलने और स्पार्ट के प्रांत से मिलकर अपने पिता के बारे में जानकारी पाने के लिए निकलना चाहा। सबसे पहले युद्ध क्षेत्र से लौटा हुआ व्यक्ति था प्रताप। इसलिए उसने सोचा कि उसे अपने पिता के बारे में अवश्य ही थोड़ी बहुत जानकारी होगी। उसने सोचा, मेरे पिता की मृत्यु का ध्रुवीकरण हो जाए तो मैं उनकी अंत्यक्रियाएं करूँगा और माँ का स्वयंवर भी। इन दुष्टों के अत्याचार मुझसे सहे नहीं जाते। मेरी उम्र के कितने ही युवक बलशाली और पराक्रमी हैं और मैं चुप बैठा हूँ। अगर मेरे पिता के जीवित होने की संभावना है तो घर लौटकर उन दुष्टों का संहार करूँगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। यह निर्णय लेने के बाद उसने उस दिन राजकुमारों से कहा, महाशयों, आप सब लोग मेरी माँ से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, किंतु आपका बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कल पेड़ के नीचे के चबूतरे पर सबको इकट्ठा करने वाला हूँ और खुल्लम खुल्ला कहने वाला हूँ कि तुम सबको मेरे घर से चले जाना है। अपने घरों में खाओ पीओ मौज उड़ाओ, पर आगे से यह सब मेरे घर में होने नहीं दूंगा। फिर भी आप ऐसा ही करते रहे तो आप सबको मिटा दूंगा। धीरमती के इस आकस्मिक धैर्य से सब राजकुमार चकित रह गए। दूसरे ही दिन सवेरे उसने मुनादी पीटने वाले को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि सब नागरिकों को चबूतरे के पास इकट्ठा होने को कहो। उसने हाथ में एक बर्छी ली, 2 कुत्तों को भी साथ ले गया और शूर की तरह चबूतरे के पास आया। वहाँ जमा हुए बड़ों ने धीरमती को उस स्थान पर बिठाया जहाँ उसका पिता आसीन होता था। यह अग्रस्थान था। सबके बैठ जाने के बाद वृद्ध एगुप्त ने बोलना शुरू किया। इसके बेटों में से एक बेटा रूपधर का अनुचर था। फाल लोचन के हाथों मारे जाने वाले ग्रीक वीरों में से एक था। एक और बेटा पद्ममुखी से शादी करने के लिए उतावले राजकुमारों में से एक था। उस वृद्ध ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, यह बैठक बुलाकर अच्छा ही किया, क्योंकि रूपधर के युद्ध में चले जाने के बाद इथाका में कोई बैठक ही नहीं हुई। नागरिकों का समावेश हो नहीं पाया। यह जानने की मेरी भी तीव्र इच्छा है कि
हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? रुद्र की बातों ने धीरमती के मन में उत्साह भर दिया। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, महोदय, इस समावेश का प्रबंध मैं हूँ। केवल अपनी तकलीफ़ों को बताने के लिए ही मैंने आप सबको बुलाया। मेरा घर 2 विपत्तियों से घिरा हुआ है। मैंने अपने सुप्रसिद्ध पिता को खो दिया। एक समय पर वे आप सबके राजा थे। उनके ना लौटने की वजह से मैं बड़ी विपत्ति में फंस गया। मेरे पिता की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कितने ही राजकुमार मेरी माँ से शादी करने के लिए मेरे घर में आसन जमाए बैठे हैं। वे हमारे घर को खोखला कर रहे हैं। मुझे डर लगने लगा कि जल्दी ही मेरा सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ उपस्थित लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो उन राजकुमारों के पिता हैं। मेरे दादा के पास जाकर उनकी बेटी का हाथ पूछने का साहस इनमें नहीं है। इसलिए वे मेरे घर में जम गए और हमारे पशुओं को मारकर खाए जा रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं। जो चाहते हैं करते जा रहे हैं। मेरे पिताजी के ना होने की वजह से हमारा घर हमारा नहीं रहा। आप ही बताइए कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या देशद्रोह भरा काम किया जिसके लिए हम यह सज़ा भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह सब कुछ जो हो रहा है, जिसे जानकर आप भी शर्मिंदा है। दुर्बुद्धि नामक एक व्यक्ति फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, धीरमती, तुम्हारे आरोप का कोई अर्थ नहीं। गलती तो तुम्हारी माँ की है। हम पर इल्ज़ाम लगाने से क्या फ़ायदा? पिछले 3 सालों से तुम्हारी माँ हमें धोखा देती आई है। उसने हम में से हर एक के मन में आशा उत्पन्न की। कहती थी कि कपड़ा बुनना ख़त्म होने पर शादी करूँगी। हम सभी को उसी ने इसी भ्रम में रखा। चौथा साल भी आ गया पर कपड़े की बुनाई ख़त्म नहीं हुई। चौथा साल भी आ गया पर कपड़े की बुनाई ख़त्म नहीं हुई। भला ख़त्म क्यों होगी? क्योंकि दिन में जो बुनती है रात को निकाल देती। उससे शादी करने की इच्छा रखने वाले की तरफ से मैं कह रहा हूँ। सुनो, तुम उसे अपने घर से बेच दो और उससे कहो कि जिससे वह शादी करना चाहती है उससे करे। ऐसा ना हो और हमें वह इसी प्रकार धोखा देती रहे तो हम भी उस घर से जाने वाले नहीं हैं। यह सच है और सच के सिवा कुछ नहीं। अपनी माँ को घर से निकालना किसी भी हालत में संभव नहीं है। इसके अलावा अपने पिता से जो दहेज ले आई उसे लौटाने की स्थिति में भी वह नहीं है, धीरमती ने कहा। एक और वृद्ध उठ खड़ा हुआ और कहा, रूपदर के युद्ध पर जाने के पहले मैंने भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था कि 20 साल बाद ही अनेकों कष्टों को झेलते हुए वह लौटेगा। जो जो मैंने कहा अब तक ऐसा ही होता आ रहा है। वह ज़रूर आएगा। जो जो उसके घर में आसन जमाए बैठे हैं उनके बुरे दिन आने वाले हैं। अपना ज्योतिष अपने बेटे को सुनाओ। हमें पद्ममुखी चाहिए। तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। रूपदर आ भी गया तो हमें अपने घर से निकालने का साहस नहीं कर पाएगा। एक और ने यूं बड़ी बड़ी बातें की। आखिर धीरमती ने कहा, मुझे जो बताना था बता दिया। कृपा करके मुझे एक नौका और 20 नाविक दिलवाएंगे तो मैं इस पाट और कैलाश हो आऊँगा और अपने पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करके लौटूंगा। अगर मालूम हो जाए कि वे जीवित है तो 1 और साल तक ये अत्याचार सहूँगा। उनकी मृत्यु का सबूत मिल गया तो उनकी अंत्यक्रियाएँ करूँगा और माँ की भी शादी करवाऊँगा। समावेश के पूरा हो जाने के बाद धीरमत घर नहीं गया। समुद्र के किनारे आकर बैठ गया। वहाँ उसकी मुलाकात सहन से हुई। वह उसके पिता रूपदर का आप्त मित्र था। धीरमती को देखकर उसने कहा, पुत्र, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम अपने पिता के योग्य पुत्र हो। इथाका में बहुत सी नौकाएं हैं। सबसे श्रेष्ठ नौका का प्रबंध मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यात्रा के लिए आवश्यक नाविकों का भी इंतज़ाम मैं कर दूंगा। तुम घर जाओ और यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री लेकर आना। धीरमती तुरंत घर आया। उसे देखते ही वहाँ उपस्थित राजकुमार उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, उस पर व्यंग कसने लगे। वे कहने लगे, बाप रे बाप, यह तो हमारा रक्त पीने पर तुल गया। हमने तो अब तक इसे नादान समझ रखा था, अब यह क्या से क्या हो गया। दूसरे ने कहा, जानते हो यह क्यों स्पार्ट और कैलाश जा रहा है? वहाँ से सेना ले आने। तीसरे ने कहा, यह एक दिन हमारे पेय में विष मिला देगा और हमें मार डालेगा। चौथे ने कहा,
हो सकता है यह अपने पिता की ही तरह समुद्र में ही डूब जाए। तब तो इसकी जायदाद को आपस में बांटना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। धीरमती ने उनकी टिप्पणियों की कोई परवाह नहीं की। उसने अपनी बूढ़ी दासी से कहा कि यात्रा के लिए आवश्यक प्रबंध करो। बेटे, तुम मत जाओ। तुम भी समुद्र की यात्रा करने चले जाओ तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? असल में यह विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आया ही क्यों? कैसे? बूढ़ी दासी ने रोते हुए कहा। धीरमती ने उसे शांत करते हुए कहा, बड़ी माँ, यह दैव निर्णय है, मुझे तुम रोको मत। रात को माँ के सो जाने के बाद चला जाऊँगा। कसम खाओ कि जब तक वह मेरे बारे में नहीं पूछेगी तब तक तुम मेरी यात्रा के बारे में उससे कुछ नहीं कहोगी। यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री तथा भोजन आदि का प्रबंध करो। इस बीच सहन गलियों में घूमता रहा और निपुण नाविकों को चुना। उन्हें समुद्र तट पर भेज भी दिया। एक अच्छी नौका भी मिल गई। इतने में रात भी हो गई। रूपदर के घर में सबने भरपेट खाया पिया और सो भी गए। उस समय सहन ने आकर धीरमती से कहा, बेटे, यात्रा के लिए सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारे आने के ही देरी है। दोनों मिलकर समुद्र तट पर पहुँचे। नाविकों ने रूपदर के घर से लाई यात्रा के लिए आवश्यक सामग्रियां नाव में रख दी। धीरमती नौका में बैठ गया। नाविकों ने पतवार संभाली, लंगर उठा दिया और चल पड़े। हवा अनुकूल चलने लगी। नौका पैलास की तरफ बढ़ी।